स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपनी इस क्लास में यूपीजीडीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे उनका सही उत्तर क्या होगा, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सारे प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में, जीआईसी की परीक्षा में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? ऑप्शन में है निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, दया नारायण निगम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है दया नारायण निगम। दया नारायण निगम जी ने धनपत राय जी को, जिनका एक अन्य नाम नवाब राय भी था, उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। तो ये बहुत ऐतिहासिक तथ्य है और बहुत आवश्यक है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी और बातें भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे, जिससे रिवीजन आसान हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म वर्ष है 1880 से 1936 तक इनका पूरा जीवन काल माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें और ध्यान रखना है कि जैसे एक कहानी इनकी है पूस की रात। पूस की रात, पूस की रात के दो पात्र हैं, इन्हें ध्यान रखना है, हल्कू और जो कुत्ता रहता है उसका नाम झबरा। तो इनका संबंध किससे है? पूस की रात कहानी से है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। कफन कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? कफन कहानी के पात्र कौन से हैं? घीसू और माधव। एक तथ्य और आपको ध्यान रखना है प्रेमचंद के विषय में कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में उनकी पहली कहानी कौन सी है? हिंदी भाषा में यानी उनकी पहली कहानी मानी जाती है सौत। सौत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे 1915। इनकी कुल कहानियों की संख्या कितनी मानी जाती है? कुल कितनी कहानियां हैं? तो इनके विषय में रामचंद्र तिवारी जी की जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि इनकी कुल कहानियों की संख्या लगभग 300 है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि रिवीजन के रूप में भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। साथियों, यूजीसी नेट की बैच हमारी चल रही, जो लोग भी यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही न्यूनतम फीस में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 1 जून से लगातार चलेगी और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सभी पक्षों का हम यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे और यूपीजीडीसी की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार। 27 मई तक ये टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें हम कुल 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल 1000 प्रश्न होंगे, जिसमें लोक साहित्य, पारिभाषिक शब्दावली, प्रमुख आलोचक, हिंदी भाषा, यानी पूरा पाठ्यक्रम आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से जांचें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पहली ही बात आपको ध्यान रखना है कि विशंभरनाथ शर्मा का एक उपनाम है कौशिक। तो कौशिक उपनाम से कौन लिखता था? विशंभरनाथ शर्मा। इनकी पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन में है राखी बंधाई, कानों में कंगना, रक्षाबंधन, ताई। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है वह है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की पहली कहानी मानी जाती है। इसके विषय में ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको ध्यान रख लेनी है कि रक्षाबंधन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915। 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। तो ये इसके विषय में महत्वपूर्ण बात है, यह आपको ध्यान रखना है इसे। इसके अलावा राखी बंध भाई की बात करें तो इस कहानी के लेखक कौन है? वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा, राखी बंध भाई। कानों में कंगना किसका है? तो ये यूपी हायर के पाठ्यक्रम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। और एक कहानी ये है ताई, ये भी कौशिक जी की ही कहानी है।
तो इसे रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन वर्ष क्या है, यानी अकहानी आंदोलन किस वर्ष चला। ऑप्शन 1954, 1960, 1974, 1964। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन वर्ष। ध्यान रखेंगे अकहानी आंदोलन 1960 में चला। ठीक है, 1960 में अकहानी आंदोलन चला। अब इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है कि ये अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया। तो गंगा प्रसाद विमल का नाम आपको ध्यान रखना है, गंगा प्रसाद विमल अकहानी आंदोलन के प्रस्तोता थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान एक बात और रखना है कि अकहानी आंदोलन चला क्यों। तो नई कहानी के विरोध में, नई कहानी के विरोध में अकहानी आंदोलन चला। ठीक है, ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तन का क्या कारण रहा है। तो नई कहानी के विरोध में, और इसमें सभी मूल्यों, जितने भी प्रचलित मूल्य थे, सभी मूल्यों के प्रति नकार भाव था। ठीक है, नकार भाव, सभी जो प्राचीन जो प्रचलित मूल्य थे उनके प्रति कोई आस्था नहीं थी, सबका नकार था अकहानी आंदोलन में। अकहानी, कहानी के विपरीत जो कहानी की धारा हो सकती है उसका प्रवर्तन था ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसे ध्यान रखना है। इस अकहानी आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से कहानीकार लिख रहे थे, ये बात भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। जैसे गंगा प्रसाद विमल का नाम आपको ध्यान ही रखना है, जगदीश्वर चतुर्वेदी, जगदीश्वर चतुर्वेदी, ये भी अकहानी आंदोलन से जुड़े रहे। इसके अलावा रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह के अलावा एक अन्य नाम भी आपको याद रखना है, ज्ञान रंजन। इतने लोग अकहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो अकहानी आंदोलन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे पता चली। अब आपको बताना है कि अकहानी आंदोलन का संबंध किस पत्रिका से था। कमेंट करके बताएं किस पत्रिका से था अकहानी आंदोलन का संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंच पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से है। ऑप्शन में समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी, नई कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है सक्रिय कहानी। मंच पत्रिका का संबंध सक्रिय कहानी आंदोलन से रहा है, यानी सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत का जो श्रेय है वो मंच पत्रिका को जाता है। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। सक्रिय कहानी आंदोलन का जो वर्ष रहा है 1979। ठीक है, 1979 ईस्वी में ये कहानी आंदोलन चलता है। इसका उद्देश्य क्या था। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी आंदोलन के उद्देश्य के विषय में कहा गया है। राकेश वत्स जी इस कहानी के प्रवर्तक थे, कहानी आंदोलन के राकेश वत्स, ये नाम ध्यान रखेंगे, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक। उन्होंने इसका उद्देश्य बताया कि चेतनात्मक ऊर्जा, चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, जीवंतता की कहानी, यानी इस कहानी आंदोलन ने ये तय किया कि जो अकहानी आंदोलन से उपजी हुई जो विकृतियां थी कहानी की धाराओं में, उनमें उनसे अलग चेतनात्मक और जीवंतता की, चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानियां लिखी जाएं, ऐसा सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों का मानना था। साथियों, हमारे प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में योगदान दे रहे हो, आपकी तैयारी में कोई योगदान दे रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, हम सभी के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखते हैं, उन पे रिप्लाई भी देने की कोशिश करते हैं। आप सभी
कि जितनी भी टिप्पणियाँ होती हैं वो हमें ऊर्जा देती हैं और बेहतर ढंग से काम करने का हम प्रयास करते हैं। हम अपने बैचेस के माध्यम से भी या टेस्ट सीरीज के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नों का पूरा संकलन लेकर के आप सभी की तैयारी में योगदान देने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कैसी लगती है हमारी क्लासेस आप जरूर बताएं, आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। क्रांति करते हुए आदमी को देखना किस विधा की रचना है? ऑप्शन रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, जीवनी, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान देना है आपको, क्रांति करते हुए आदमी को देखना ये एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। ठीक है, रिपोर्टाज विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे। और ये रिपोर्टाज है किसका? कमलेश्वर। कमलेश्वर का रिपोर्टाज है। तो इस रचना का विधा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कमलेश्वर के विषय में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे इनकी यात्रावृत्त की बात करें, इनके यात्रावृत्त कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। खंडित यात्राएं, खंडित यात्राएं। खंडित यात्राएं के बाद आपको ध्यान रखना है कश्मीर रात के बाद। कश्मीर रात के बाद एक अन्य है खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान, ये इनके यात्रावृत्त हैं। अब कमलेश्वर के विषय में ध्यान रखना है आपको कि कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे? समांतर कहानी आंदोलन। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। और ये कहानी आंदोलन कब चला? 1972 में। तो ये कुछ सूचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। एक रचना से कमलेश्वर का नाम आया, कमलेश्वर के नाम से हम इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इनकी एक डायरी भी है, डायरी विधा की रचना भी है, उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसका नाम है देशांतर, देश देशांतर। देश देशांतर, ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1992। देशांतर नाम से किसी का काव्य संग्रह भी है, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट करके बताएं। देशांतर नाम से काव्य संग्रह किसका है? इसके अलावा कमलेश्वर की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी भी है जो कि आपको उसका नाम ध्यान रखना है, नीली झील। नीली झील। तो हम अपनी इस छोटी सी क्लास के बहाने कई सारे प्रश्नों को, कई सारे पॉइंट्स को यहाँ रिवाइज करते हैं कि 15 से 20 मिनट में आप कम से कम 70-80 रचनाओं के नाम रिवाइज कर लें। इससे बेहतर कुछ नहीं होता। नई कहानी की पहली कृति कौन सी रचना मानी जाती है? अगला प्रश्न है, नई कहानी की पहली कृति कौन सी रचना मानी जाती है? ऑप्शन में है राजा निर्बंसिया, पिता, परिंदे, कफन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है परिंदे। परिंदे इसका सही उत्तर है। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 में है। ध्यान रखेंगे, निर्मल वर्मा का ये कहानी संग्रह है। ठीक है, 1960 में। इसे नई कहानी की पहली कृति किसने कहा? नामवर सिंह ने। ये सारे पॉइंट्स आपको तैयार रखने हैं। इसके अलावा इनके कुछ उपन्यासों की बात करें, निर्मल वर्मा के उपन्यासों की बात करें तो ध्यान देंगे, एक चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, ठीक है, अंतिम अरण्य, अंतिम अरण्य, ये सारे के सारे इनके उपन्यास हैं। तो यहां से इनकी इन रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विदेशियों के साथ भारतीयों के संघर्ष की थीम किस नाटक में प्रयोग की गई है? विदेशियों के साथ भारतीयों के संघर्ष की थीम। ऑप्शन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कोणार्क। इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने विदेशियों के साथ भारतीयों के संघर्ष की थीम का प्रयोग किया हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1931। इसके अलावा स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त का 1928। ध्रुवस्वामिनी की बात करें तो ध्रुवस्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933। कोणार्क का भी आपको ध्यान रखना है, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1951। ठीक है, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगे। इसके साथ ही देखते हैं एक अन्य बात, जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है कामना। कामना के विषय में आपको जो तैयार रखना है कि यह अन्यापदेशिक एलोगरी बोलते हैं, अन्यापदेशिक नाटक है ये। कई बार पूछा जाता है कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक अन्यापदेशिक है, तो ध्यान रखेंगे कामना। जयशंकर प्रसाद जी के विषय में कहा जाता है कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले अगर कोई नाटककार हैं तो वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने अंक हैं? ऑप्शन 6, 8, 5, 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखेंगे, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल 3 अंक हैं। ठीक है, कुल 3 अंक हैं। अब इसके विषय में थोड़ी सी बातें यहाँ पे रिवीजन करेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष, तो आषाढ़ का एक दिन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1958 ईस्वी है। ठीक है, 1958। इसमें इस नाटक की थीम क्या है? कलाकार एवं सत्ता का संघर्ष, कलाकार एवं सत्ता के मध्य संघर्ष। इसमें आप देखेंगे कालिदास है, कालिदास को केंद्र में रखा गया है। इनका जब राज्य से संबंध होता है, राज्य सत्ता में प्रवेश करते हैं तो इनका नाम मातृगुप्त हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं का कथन है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ये आषाढ़ का एक दिन में कालिदास जी का कथन है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष क्या है? ऑप्शन 1920, 1926, 1931, 1909। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1926। ध्यान रखेंगे, 1926 धर्मवीर भारती जी का जन्म वर्ष माना जाता है। ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी धर्मयुग नाम से, ध्यान रखेंगे, धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है वो कि अंधा युग इनका नाटक है, गीति नाट्य की श्रेणी में भी रखा जाता है। 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। कनुप्रिया भी इनकी रचना है, तो कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष 1959। यहां से इतना रिवीजन आप कर सकते हैं धर्मवीर भारती के जन्म वर्ष के बहाने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर क्या है? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट।
बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने स्टील की संज्ञा दी है और प्रताप नारायण मिश्र को उन्होंने एडिसन की संज्ञा दी है। ठीक है, तो एडिसन से तुलना किया है प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का स्टील से तुलना किया हुआ, जो कि अंग्रेजी के महान कवि और लेखक हैं, निबंधकारों के रूप में भी वो चर्चित हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो बहुत प्रसिद्ध है कि समालोचना का सूत्रपात, समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन। तो शुक्ल जी ने लिखा हुआ है कि समालोचना का जो सूत्रपात है वो बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन साहब से माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आचार्य शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। तो ये सारे तथ्य आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, यूजीसी नेट की जो बैच हमारी 1 जून से शुरू होने वाली है, उस बैच को आप ज्वाइन करके हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनियोजित ढंग से जो हमारी रणनीति है उसके तहत हम इस बैच से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यूपीजीडीसी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए टेस्ट सीरीज 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पूरा संग्रह है, जो कि पारिभाषिक शब्दावली के रूप में, लोक साहित्य, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सारी पक्षों पर, अनुवाद पर, प्रमुख आलोचकों पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर, अन्य गद्य विधाओं पर, सभी पर पूरा 1000 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। अब तक 8 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं। जो लोग आज ज्वाइन करेंगे उन्हें एक साथ 8 टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराए जाते हैं, बाद में उनके आंसर की उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।